ये जो इंडिया का जो मैप है आप लोगों को पता ही होगा, और यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि यहाँ पर आपको तो पता है कि तमिलनाडु है, यहाँ पर तमिलनाडु है ना। और ये श्रीलंका में जो नॉर्दर्न रीजन है, यहाँ पर इनका जाफना वगैरह एरिया है, ठीक है। श्रीलंका का जाफना एरिया का नाम है प्रोविंस का। और ये जो नॉर्दर्न श्रीलंका है, नॉर्दर्न श्रीलंका में मेनली तमिलियन लोग रहते हैं, मतलब जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं या तमिल कल्चर को फॉलो करते हैं वो रहते हैं यहाँ पर नॉर्दर्न श्रीलंका में, ठीक है। और श्रीलंका में वैसे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो सिंहलीज का है, ठीक है। जैसे दो बेसिकली कम्युनिटी रहती है, जैसे इंडिया में है ना अपने तमिलियन है, फिर नॉर्थ इंडियंस है, मारवाड़ी हैं, गुजराती हैं, तो इंडिया में तो खैर बहुत सारे हैं। वहाँ पर जो मेजर कम्युनिटी है वो है तमिल और सिंहलीज। जो तमिल जो है बेसिकली वो इंडिया से ही वहाँ पर गए हैं, क्योंकि ये एक तरह से आप देख सकते हो कि एकदम पड़ोसी है, नेबरिंग कंट्री है, तो इसलिए पहले यहाँ से यहाँ लोग आते जाते रहते थे। तो इसलिए लोगों का कल्चर, आप चोला एम्पायर वगैरह में पढ़ोगे एंसेंट हिस्ट्री में, तो आपको पता होगा कि चोला, यहाँ पर चोला का भी रूल था, चोल वंश आप लोग पढ़ोगे, तो उन लोगों का चोला रूलर जो राजा चोला वगैरह सब थे उन लोगों का यहाँ पर रूल था, ठीक है। तो इस हिसाब से एंसेंट पीरियड से ही इंडिया और श्रीलंका के बीच में कल्चरल एक्सचेंज होते रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न श्रीलंका में तमिलियन पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, ठीक। तो और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनको एडम्स ब्रिज कहते हैं, ठीक है, या राम सेतु भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये है पाक बे, पाक बे सुना है, पाक खाड़ी, हाँ। नहीं, दोनों अलग अलग होता है, बताता हूँ, आई विल टेल यू। ये क्या है, पाक बे, पाक बे जैसे बे ऑफ बंगाल है अपना, बंगाल की खाड़ी है, तो क्या है वो वाटर बॉडी है, समुद्र है एक। तो जो बे होता है वो एक समुद्र, मतलब समुद्र होता है बेसिकली, समुद्र के कई टाइप होते हैं उनके डिज़ाइन के ऊपर। तो जो इस तरीके से, जैसे कि अपना बे ऑफ बंगाल देखोगे तो वो एक यहाँ पर और फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ थाईलैंड है, तो एक ऐसा शेप बन जाता है, तो इसको बे कहते हैं। इस टाइप से आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, अलग अलग बे होते हैं, फिर सी होते हैं, ओशियन होते हैं। तो आप ज्योग्राफी में जब ओशियनोग्राफी पढ़ोगे तब आपको ये पूरा उसमें पढ़ाया जाएगा अलग से डिटेल्ड में, ठीक। यहाँ पर हमें बस ये जानना है कि इसका क्या रेलेवेंस है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर है पाक बे, ठीक, और यहाँ पर अपना है बे ऑफ बंगाल। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ तब समझ में आएगा आप लोगों को। ये रहा आपका इंडिया, यहाँ पर है आपका श्रीलंका, एंड देन यहाँ पर है छोटे छोटे आइलैंड्स, और यहाँ पर है आपके पाक बे। जैसे बे ऑफ बंगाल है वैसे पाक बे है, ठीक है, वाटर बॉडी है। और यहाँ पर हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक। अब इन दोनों को, आपको दो वाटर बॉडी को जो जोड़ता है, यहाँ पर एक पतला सा एक नैरो पैसेज है, ठीक है, जो पाक बे और बे ऑफ बंगाल को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसका नाम क्या है, हाँ, जल संधि, पाक स्ट्रेट, ठीक है। इसको हम कहते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक, जिसे हम जल संधि कहते हैं। नाम ही से ले सकते हो, जल संधि मतलब जो दो जलों को जोड़ता हो, ठीक है, दो वाटर बॉडी को जो जोड़ता है, मैंने आपको पहले भी बताया आप लोगों को, तो बरोबर। तो पाक स्ट्रेट अब किसको जोड़ता है, पाक बे और बे ऑफ बंगाल, ठीक। अब यहां पर जो पाक बे है, पाक बे में क्या होता है, तमिलनाडु वालों के पास में भी है, और नॉर्दर्न श्रीलंका वालों के भी पास में है पाक बे, है ना। तो अब जो यहाँ के जो लोग हैं, जो मछुआरे हैं, जो फिशिंग कम्युनिटी है, वो क्या करेगी, वो यहाँ पर मछली मारने जाएंगे, और यहाँ के तमिलियन, जो अपने तमिलियन लोग हैं, वो भी यहाँ मछली मारने आएंगे। और ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है, आप देख सकते हो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत कम दूरी है, अराउंड 36 नॉटिकल माइल्स के आसपास की दूरी है। तो ये जो एरिया है इसी में डिस्प्यूट होता है,
सीधी सी बात है कि वो लोग जो तमिलियन लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इधर आने की कोशिश करेंगे, और जो ये लोग हैं वो लोग यहाँ से ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे, अपने साइड आने की कोशिश करेंगे, और तो फिर वहीं डिस्प्यूट होगा, क्योंकि ये कहेंगे कि तुम हमारे एरिया में आ रहे हो और ये कहेंगे हमारे एरिया में आ रहे हो, होगा ना। यही डिस्प्यूट हो रहा है एक्चुअली वहाँ पे, ठीक है। यस तनु, गुड मॉर्निंग, यस यस यू आर राइट, गॉट इट। तो ये यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। अब तमिलियन लोग, तमिल जो मछुआरे हैं वो घुस जाते हैं और यहाँ पर इनके तो वाटर बॉडी में चले जाते हैं, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन किसके वाटर बॉडी में जा रहा है? तो इसके लिए कोई बाउंड्री लाइन भी होनी चाहिए ना। हाँ, बिना बाउंड्री लाइन के कैसे पता चलेगा कि कौन किसके वाटर बॉडी में जा रहा है? जैसे अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एलओसी है, इंडिया चाइना के बीच में एलएसी है ना। तो उसी तरीके से अब यहां पर तो बाउंड्री भी बना सकता है, पानी में भी बाउंड्री होता है, पता है ना। तो यहां पर एक बाउंड्री, ऐसा इमेजिनरी लाइन खींचा गया, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक, ऑफकोर्स यहां पर तो बाउंड्री बनाया नहीं जा सकता है, तो एक इमेजिनरी जियो टैगिंग करके जीपीएस सिस्टम से, आपको पता होगा जीपीएस सिस्टम से वहां से बनाया गया, और इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, IMBL, ठीक है। ये बाउंड्री बनाया गया इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये पहले से नहीं था। जब ये डिस्प्यूट बढ़ने लगे तो अब इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए कि भाई कौन किसके एरिया में आ रहा है। श्रीलंका वालों का कहना था कि तुम हमारे एरिया में आ रहे हो, हमारा कहना था कि तुम हमारे एरिया में आ रहे हो। तो इसलिए हमने बाउंड्री बनाया जिसका नाम हुआ, मतलब जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, ठीक। मैरीटाइम मतलब समुद्री। अब ये जो बाउंड्री हुआ ये बना 1974 एंड 1976 में। ये बना कब? 1974 और 1976, मतलब बेसिकली दो एग्रीमेंट हुआ था। फाइनल एग्रीमेंट आप कह सकते हो 1976, आप याद रख सकते हो, 1976 याद रखो, ठीक है। 1976 में फाइनली इसको डिमार्केट किया गया, दोनों देश के बीच में एग्रीमेंट हुआ। इंदिरा गांधी की उस टाइम सरकार थी, ठीक। ये बस एक याद रख सकते हो आप लोग, कभी कभी प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि हुज गवर्नमेंट वाज एट दैट टाइम। सो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे। अब इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बन गया, यहां पर एक इमेजिनरी लाइन कि अब भाई इसके, ये लाइन के इधर श्रीलंका का वाटर बॉडी है, श्रीलंका का एरिया है, और इस लाइन के उधर इंडिया का है, ठीक है। तो अब नेचुरल सी बात है कि जो इंडिया के जो, यानी जो तमिलनाडु के, मेनली तमिलनाडु का कोस्टल बॉर्डर है, तो ज़्यादातर तमिलनाडु जो तमिलियन मछुआरे ही आएंगे यहाँ पर। तो ये जो आएंगे अब इनको इस बाउंड्री के इस पार ही रहना होगा, राइट। बाउंड्री बनने का तो मतलब यही होता है ना। और इधर वाले का इसके इस पार रहना होगा, लेकिन आपको पता ही है कि लोग मानते नहीं हैं, राइट। अब लोग क्या करेंगे? लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाने की फिर भी कोशिश करेंगे। जैसे ही देखेंगे कि कोई गार्ड वगैरह नहीं है, कोई कोस्टल गार्ड नहीं है, जैसे पानी में के लिए भी नेवी होती है, कोस्टल गार्ड होते हैं ना, इंडिया और श्रीलंका दोनों के। तो अगर ये मछुआरे जो देखेंगे कि यहाँ पर नहीं कोस्टल गार्ड वगैरह कोई है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या करते हैं? घुस जाते हैं यहाँ पर, इनके एरिया में चले आते हैं, और आएंगे तो नेचुरल सी बात है कि फिर ये लोग क्या करेंगे? ये लोग उनको अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई उनके बाउंड्री में जाओगे तो अरेस्ट तो करेंगे ही, और फिर उनके जो बोट होते हैं उसको भी सीज कर लेते हैं वो लोग। तो ऐसे न्यूज़ आप काफ़ी पढ़ते रहोगे कि श्रीलंकन मछुआरों को अरेस्ट कर ली, अरे तमिलियन मछुआरों को अरेस्ट कर लिया श्रीलंका ने, उनके नाव को भी सीज कर लिया, जब्त कर लिया। तो ये सब न्यूज़ आते रहते हैं और ये आते रहेंगे। अभी से आज मैं लेक्चर दे रहा हूँ, फिर कभी भी आप देखोगे कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद कभी भी फिर से न्यूज़ आएगा ये, क्योंकि जो फिशिंग होती है वो तो डेली होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि अभी आज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 365 डेज ऑलमोस्ट होता है। तो जब कभी भी ऐसा केसेस होगा ये अरेस्ट होते रहेंगे और फिर न्यूज़ में आते रहेगा। तो इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके मेनली GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो उसमें उस सेगमेंट में ये आ सकता है, ठीक है, इंडिया श्रीलंका के रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो अब यहां पर इसको रिजॉल्व, ये प्रॉब्लम जो चल रहा है कि यहाँ पर हमारे मछुआरों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके बोट को सीज कर लिया जाता है, तो उनके इससे उनकी लाइवलीहुड भी अफेक्ट होती है ना। तो ये हमारे लिए कंसर्न, चिंता का विषय है ना। और फिर एक
हमारी कंट्री और उनके कंट्री में डिस्प्यूट होगा तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसका फायदा कौन लेगा फिर? कौन ले सकता है इसका फायदा? अगर इंडिया और हाँ चाइना, क्योंकि आपको पता है कि चाइना का प्रेजेंस वहां बढ़ते जा रहा है, वहां पे काफी पोर्ट वगैरह में इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, राइट? तो चाइना का यहां पर अगर हमारे बीच में दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होगा तो आपको पता ही है कि तीसरा कोई फायदा लेता है, तो सेम फिलॉसफी यहां पे भी जाएगी। तो इसीलिए हमें इस एंगल से भी इसको सोचने का जरूरत है, स्ट्रेटेजिक रणनीतिक एंगल से भी हमें इसे देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस मुद्दे को लेकर अगर हम दो देशों के बीच में प्रॉब्लम होता है तो चाइना बीच में आके फायदा ले सकता है, राइट? तो इस एंगल से भी हमें, स्ट्रेटेजिक एंगल से भी हमें सोचने की जरूरत है। सिर्फ लाइवलीहुड, जो हमारे मछुआरे हैं उनका लाइवलीहुड का तो एक है ही मैटर, लेकिन दूसरा स्ट्रेटेजिक एंगल भी है। आपको डिफरेंट डायमेंशन से सोचना होता है, सिर्फ एक डायमेंशन से नहीं। ओके, आपको ये चीज इसमें ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद तीसरा एंगल और है, क्या एक और हो सकता है उसको, चलो मैं खैर अभी आने वाला, यस तनु यू आर राइट, आने वाला भी लेक्चर में बताता हूँ आगे धीरे धीरे होगा। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन आपको समझ में आ गया कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन 1976 में बना था, और इसको हम लोग जनरली क्रॉस करते हैं, और ज़्यादातर हम ही लोग ज़्यादा क्रॉस करते हैं, वो लोग भी खैर क्रॉस करते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा क्रॉस करते हैं, मतलब हमारे तमिलियन मछुआरे, और उनको अरेस्ट कर लेते हैं वो लोग। अब होता क्या है कि ये तो जो हो गया, ये जो प्रॉब्लम था बाउंड्री लाइन बनने के बाद भी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन 83 में आपको पता है कि वहां पर लिट्टे का वॉर शुरू हुआ था। लिट्टे था, लिट्टे सुना है आपने? लिट्टे एक वहां के लिए मतलब एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, तमिलियन ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है? श्रीलंका में, जो नॉर्दर्न श्रीलंका बताया मैंने, जो तमिल लोग रहते थे, तो इन लोगों ने, जो यहाँ के तमिलियन लोग थे, उन लोगों ने एक लिबरेशन टाइगर्स एलम ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ठीक है? लिबरेशन टाइगर एलम, मतलब उन लोग क्या मांग था कि जो हमारे जो तमिल रीजन है, इनको श्रीलंका से अलग करके हम एक तमिल राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है? लिट्टे उसका LTTE ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। तो इन लोगों ने सेपरेट, जैसे कि अपना जम्मू कश्मीर में चलता है ना विवाद, कि वहां के जो मिलिटेंट है वो कहते हैं कि हम कश्मीर को अलग कर देंगे, कहते हैं ना, तो सेम यही इशू यहां पर हुआ था, समझ में आ रहा? तो ये 70s और 80s में ये प्रॉब्लम यहां पर शुरू हुआ। तो 83 में यहां पर वॉर शुरू हो गया, 83 में वॉर स्टार्ट हो गया, किसके किसके बीच में? लिट्टे, जो यहां पर तमिल जो लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन थी, और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में। जैसे हमारा जो कश्मीर में जो मिलिटेंट्स हैं और हमारी जो फोर्सेस है उसके बीच में चलता है अभी इस समय, तो समवॉट सिमिलर उस टाइम पे ये शुरू हो गया, ठीक है? अब ये 83 में शुरू हुआ, उसके बाद से उन लोगों का, श्रीलंका का जो पूरा फोकस था वो उस वॉर पे था, लिट्टे वॉर पे था, क्योंकि उनका मेन प्राइमरी मोटिव था उसको खत्म करना। और ये लगभग चला 2009 तक। 2009 में फाइनली श्रीलंका ने लिट्टे को खत्म कर दिया, जो लिट्टे के चीफ वगैरह थे, प्रभाकरन चीफ था, उसको मार दिया और लिट्टे खत्म हो गया। तो 2009 तक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, लेकिन 2009 में जब लिट्टे यहां से खत्म हो गया, ठीक है, अब उसके बाद में अब श्रीलंका का जो मेजर फोकस था, अब वो तब ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को एनफोर्स करने पर आया, राइट? क्योंकि अब तक इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? लिट्टे को खत्म करना। यहां पर मछुआरे आ रहे हैं, ठीक है, आए अपना मछली मार के जाएंगे ना, लेकिन अगर लिट्टे यहां पर रहेगा तो वो तो इनकी कंट्री को ही डिवाइड कर देगा। तो इसीलिए ये लोग पहले लिट्टे को खत्म करना चाह रहे थे। अब 2009 के बाद जब इन लोग ये यहां पर अपनी नेवी को बढ़ाने लगे, कोस्टल गार्ड को बढ़ाने लगे, और तब से ये प्रॉब्लम लास्ट 10 साल से काफी ज्यादा बढ़ने लगा। और पहले भी होता थे, लेकिन लिट्टे खत्म होने के बाद से ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उनकी नेवी ज्यादा अलर्ट हो गई। अब उनकी नेवी का फोकस ये मछुआरों पे या इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को एनफोर्स करने में ज्यादा हो गया, और इस कारण हमारे मछुआरों को अरेस्ट करने का एक्टिविटी ये सब ज्यादा बढ़ने लगा, और तब ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा, ठीक है? तमिलनाडु में पॉलिटिक्स इस पे होती है, तो ये सब प्रॉब्लम हुआ। अब इस बीच में इसको रिजॉल्व करना, इसको करना जरूरी है, क्योंकि अगर रिजॉल्व नहीं करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, चाइना वगैरह का इशू हो सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि ये लोग और क्या करते हैं, श्रीलंका जो अपने तमिलियन जो मछुआरे होते हैं वहां जाके करते क्या है, मतलब और क्या प्रॉब्लम करते हैं? एक तो बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हैं, और दूसरा ये लोग क्या करते हैं, एक बॉटम ट्रॉलिंग मेथड होता है, जिससे मछली मारने के मेनली दो एक तरह से मेथड होते हैं। बॉटम ट्रॉलिंग मेथड मतलब
यस तनु, यस यस। गुड मॉर्निंग आदर्श, गुड मॉर्निंग। जो इंडियन फिशरमैन है, जो इंडियन फिशरमैन है, वो लोग क्या करते हैं मेनली, वो लोग बॉटम ट्रॉलिंग मेथड यूज करते हैं। और बॉटम ट्रॉलिंग टेक्निक बोल सकते हो। ये होता क्या है मैं बताता हूँ। यस यस तनु, यू आर राइट। तो बॉटम ट्रॉलिंग मेथड मतलब क्या होता है कि ये बोट होती है, मैकेनाइज्ड बोट होती है, मतलब कि ये मोटर से चलती है। ठीक है, जैसे नॉर्मल अपने अपन नदी वगैरह में देखा होगा कि वो कैसे चलता है, वो हाथ से लोग चलाते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ मछुआरे होते हैं, वो थोड़ा सा छोटा सा जाल लेते हैं और उसमें जाल से मछली मारते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये बड़ा सा बोट होता है और ये मोटर से पूरा चलता है, ये इसमें कोई हाथ से नहीं चलता है। और उसके बाद ये लोग उस बोट में ही ऐसा जाल फिट कर देते हैं, बड़ा सा जाल, कि जो बोट ही खींचेगा, उसको आदमी नहीं खींचता है। और वो पूरा जो मतलब जो समुद्र होता है, उस समुद्र के पूरा बेस में वो डाल देते हैं उसको, जाल को, मतलब पूरा समुद्र के बेस तक चले जाता है वो। और बेस में जाने के बाद क्या होता है कि वो जो बेस में जो छोटे 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 मछलियों के जो अंडे होते हैं, या जो भी उसमें आए, चाहे मछली आए, चाहे कछुआ आए, चाहे जो भी आए उसमें, ऑफकोर्स एक्वेटिक एनिमल बहुत सारे होते हैं ना, ये तो पता ही होगा, खाली मछली तो होती नहीं है पानी में। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सारे ही उसमें आ जाएंगे, क्योंकि वो पूरा बेस सही ऐसा, जैसे मान लो कि ऐसा बेस, ऐसा जाल फेंका और जाल पूरा आपका बेस में है, जमीन पे है, तो जमीन से सट के पूरा जितना भी उसमें रहेंगे वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे, जाल में उसके। तो इससे क्या होगा कि जो भी मरीन एक्वेटिक रिसोर्सेस हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्योंकि आप तो मछली मारने गए हो, मेनली मछली, श्रीम, झींगा, ये सब मारते हो, यही सब खाने का काम आता है ना। लेकिन अब उसमें क्या है कि छोटे छोटे जो मछलियों के अंडे हैं, या बाकी जो भी और भी सीवीड्स वगैरह सब जो हैं, या कोरल रीफ है वगैरह, तो ये सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उसमें। तो इससे क्या होता है कि इकोलॉजिकल जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम होता है, डिग्रेडेशन, वो भी होता है। तो ये एक एनवायरमेंटल एंगल भी है, एक जो पर्यावरण जो एंगल है वो भी एक इसमें है। तो ये भी ध्यान रखना आप, मतलब सिर्फ इसमें ये बॉर्डर का ही प्रॉब्लम नहीं है, जो इंडिया के में जो मछुआरे हैं ये वाला टेक्निक से यूज करके, और इससे जो मरीन रिसोर्सेस है वो काफी खत्म हो रही है। क्योंकि वो पूरा, अब अगर मछली के अंडे भी अगर उसमें चले जाएंगे तो उससे क्या दिक्कत होगा कि अब नई मछली तुरंत पैदा नहीं होगी, राइट। और जब मछली पैदा नहीं होगी तो दिक्कत होगा ना, बायोडाइवर्सिटी डेंजर हो जाएगा। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए मछलियों का बैलेंस रहना जरूरी है, क्योंकि जब मछलियां रहेंगे तभी तो बाकी बड़े एनिमल्स भी रहेंगे उसमें, शार्क या जो भी घड़ियाल वगैरह हैं, उन लोगों को सब चाहिए ना खाना पीना। तो ये सब प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और ये जो है, ये जो मेथड है, ये मेथड श्रीलंका ने बैन कर दिया है, श्रीलंका में बैन है, ठीक है। तो श्रीलंका के मछुआरे तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इंडिया में बैन नहीं है। तो इंडिया के जो मछुआरे हैं इस मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए इजी होता है, और इससे ये मतलब उनको कैच करने में जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि सब कुछ वो लोग लेके आ सकते हैं। अब उसमें से जो बेकार है उसको फेंक देंगे और बाकी जो अच्छा है वो ले लेंगे, समझ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से ये बॉटम ट्रॉलिंग मेथड की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, एक एनवायरमेंटल, और दूसरा वहाँ की सरकार और वहाँ के लोग, ये दोनों ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जब आप सारा चीज़ आप ही लेके चले जाओगे तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा, क्योंकि उनके यहाँ पर तो मेथड ही बैन है, समझ रहे हो बात को। तो ये भी प्रॉब्लम एक हो रहा है। यस तनु, यस, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, बैन करने के लिए इसके ऊपर डिस्कशन चलता है, बहस होती है। लेकिन चूंकि मछुआरों के ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है, क्योंकि तमिलनाडु में पूरा पॉलिटिक्स इसी पे होती है, क्योंकि तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है जो फिशिंग पे डिपेंडेंट है। तो अगर इस मेथड को बैन कर दिया जाएगा तो मछुआरे तो ऑफकोर्स वहाँ के नहीं चाहेंगे कि ये बैन हो, और अगर ये बैन होगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ की सरकार को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक पॉलिटिकल एंगल भी थोड़ा सा होता है। तो इसको श्रीलंका ने बैन कर दिया है, हमें भी बैन करना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल एंगल की वजह से भी इसको बैन नहीं किया जाता है। ये सेंटर में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। सेंटर बना सकता है, लेकिन सेंटर को भी तो स्टेट में इलेक्शन लड़ना होता है ना। सेंटर की जो पार्टी है, मान लो बीजेपी है, तो बीजेपी को, हाँ, इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन उसको बनाना तो है ना, अपना फ्यूचर के बारे में तो सोचना है ना। अभी नहीं है मान लो, लेकिन वो बनाना तो चाहते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग वहाँ पे अपना एक्टिविटी नहीं करते हैं, राइट।
तो अभी तो है नहीं, और अगर बैन कर दें तो जो थोड़ा बहुत होने की प्रोबेबिलिटी है या संभावना है वो भी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये एक पॉलिटिकल एंगल है जो हम इसको एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, ये जस्ट मैं आपको एक साइड से बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, आप ये लिख सकते हो कि थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल है, लेकिन इसको ज़्यादा पार्टी वगैरह का कोई नाम आपको नहीं लेना होता है, ये सब आप एग्जाम में ध्यान देना चाहिए। लेकिन और दूसरा क्या है कि इसको बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कर रहे हैं कि इसको बैन करने के बजाय आप क्या करो, रेगुलेट करो। रेगुलेट मतलब आप इसमें नियम कानून डाल दो कि भाई कहाँ तक आप इसको यूज कर सकते हो, कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो, किस कंडीशन में यूज करोगे, किस टाइप के बोट को यूज करोगे, मतलब उसमें भी अलग अलग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दो। अभी क्या है कि कोई रेगुलेशन नहीं है, ये लोग बिंदास अपना जैसे मन में आता है वैसे यूज करते हैं। तो ये बात चल रही है बैन और रेगुलेशन, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है बॉटम ट्रॉलिंग मेथड। अब हुआ क्या कि और इंडिया के जो मछुआरे हैं वो और क्यों जाते हैं वहां पर, दूसरा एक और रीजन है इस पार जाने का। रीजन एक और है कि इस साइड जो है ना, इस साइड ज्यादातर जो हमारे एरिया में है, वो हमारे एरिया में ज्यादातर रॉक वगैरह ज्यादा है, मतलब चट्टान, पत्थर वगैरह, रॉक, चट्टान, ये सब ज्यादा है। तो अब ये सब होने की वजह से सीधी सी बात है कि जहां पर अगर चट्टान वगैरह पानी में ज्यादा रहेगा तो वहां पर फिशिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, वहां पर बोट का मूवमेंट, नेट का मूवमेंट वहां प्रॉपर नहीं होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। हमारे साइड में ज्यादातर रॉक्स, कोरल रीफ, ये सब थोड़ा सा ज्यादा है हमारे यहाँ पर। तो अब ये मछुआरे क्या करते हैं, ये मछुआरे और इस साइड जो इनका एरिया है, इस साइड में ज्यादा ही मतलब रिच रिसोर्सेस है वहां पर फिशिंग बहुत फिशेस ज्यादा अवेलेबल है और ज्यादा रिच है वहां पर। तो इसलिए भी ये लालच में वहां पर जाते हैं, क्योंकि जब वहां पर ज्यादा है तो सीधी सी बात है वहां जाना प्रीफर करेंगे ये लोग। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो ये भी एक एंगल है, लिखना है तो आप चाहिए तो लिख सकते हो। एक तो ये बॉटम ट्रॉलिंग मेथड की वजह से प्रॉब्लम है, दूसरा रिच मरीन रिसोर्सेस इन श्रीलंकन वाटर। अब एक और प्रॉब्लम है वहां पर, कच्छा कच्छाथीव आइलैंड, रुको मैं लिख देता हूं इसको, कच्छा स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, कच्छाथीव, TH है ये, THEEVU, ठीक है। ये एक ही में है, कच्छा, ये नाम है आइलैंड का वहां का, ठीक है। तो कच्छाथीव जो आइलैंड है, ये क्या है कि ये पहले यहां पर था और यहां पर पानी में आइलैंड है, ठीक है ना, द्वीप है। अब यहां पर पहले हम मछुआरे जो तमिलनाडु के मछुआरे थे वो भी जाते थे, क्योंकि पहले बाउंड्री लाइन तो थी नहीं। और ये एक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ के इसके आसपास में मरीन रिसोर्सेस काफ़ी रिच है। और दूसरा, ये उनको अपना जो नेट वगैरह होता है उसको सुखाने और उसको वहाँ पर रेस्ट करने, ये सब के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस और काफ़ी मतलब अच्छे लोकेशन पे है ये। तो इसलिए यहाँ के अपने जो मछुआरे थे वो यहाँ पर इस आइलैंड पे जाके रेस्ट करते थे, अपने जो नेट को सुखाते थे, ये सब करते थे वहाँ पर। लेकिन हुआ क्या कि जब इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बना तो ये जो कच्छाथीव आइलैंड है वो श्रीलंका के रीजन में आ गया, श्रीलंका के हिस्से में आ गया। और जब श्रीलंका के हिस्से में आ गया तो हमारे जो मछुआरे थे उनको जाना वहां पर दिक्कत हो गया, उनकी एक्टिविटी को वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। दो उनकी कुछ एक्टिविटीज को अलाउड है, लेकिन उनकी जो पहले पूरी सारी एक्टिविटीज जो थी वो अब अलाउड नहीं है। पहले वो आराम से वहां जाते थे, मतलब बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, बिना रोक टोक के। अब वहां पर काफी रिस्ट्रिक्शन हो गया, क्योंकि अब इनके रीजन में पड़ गया है ये, श्रीलंका वालों के। और ये कच्छाथीव आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट था मतलब फिशरीज एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया कि ये उनके हिस्से में चले गया। तो ये आइलैंड का नाम याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कच्छाथीव आइलैंड इज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो आप लिख सकते हो कि श्रीलंका। जैसे ऑप्शंस में दे देगा 4 कंट्री, तो आप अगर नाम नहीं सुने रहोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि कहां पर है ये, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गया कच्छाथीव आइलैंड वाला। तो ये सारा आपका प्रॉब्लम समझ में आ गया। एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जो मैंने पहले आपको बताया था, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, इसमें आप लिख लेना, पहले ही मैंने बता दिया था खैर वैसे।
इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जो बना 1976 में, उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गया। ठीक, फिर बॉटम ट्रॉलिंग मेथड जो हमारे मछुआरे यूज करते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वगैरह का भी। देन जो श्रीलंकन वाटर में क्या है कि रिच मरीन रिसोर्सेस है, तो उसके लालच में इंडिया के मछुआरे वहां चले जाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर उतना रिच रिसोर्सेस नहीं है हमारे वाटर में, बॉडी में। और कच्छाथेउ आइलैंड जो कि फिशिंग एक्टिविटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड था, वो उनके हिस्से में चले गया। ठीक है, जो बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ जब 76 में, तब के टाइम पे। तो इन सब रीजन से हमारा डिस्प्यूट होते रहता है, हमारे मछुआरों का उनके मछुआरों से, या हमारा मछुआरों का उनकी नेवी से, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना। ये तो प्रॉब्लम हो गया, तो हमें तो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं लिखना है, हमें प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन ही पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है, क्या हम कुछ इसके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमारी सरकार कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कुछ आइडिया है? सबसे पहले तो सीधी सी बात है, अगर कोई दो देश को बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, दो देश आपस में बात करेंगे पहले, सीधे तो वॉर करेंगे नहीं ना, पहले तो बात करेंगे। तो बात करने के लिए कोई ग्रुप बनाया जाएगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, या वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हो? या सॉल्यूशन लिख सकते हो, हाउ टू रिजॉल्व। कि मीटिंग ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप, मतलब इंडिया और श्रीलंका ने क्या किया, 2016 में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, आप देख सकते हो नाम ही है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। ठीक है, तो मतलब दोनों देश के लोग मिलके एक ग्रुप बनाया गया, कि दोनों देश के एक्सपर्ट्स, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स ही मैटर को रिजॉल्व करते हैं ना, तो ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, एक्सपर्ट्स रहेंगे, ये और फिशिंग कम्युनिटी के भी कुछ मेंबर्स रहेंगे, वो सब मिलके एक ग्रुप बनाया गया कि, और ये लोग आपस में बातचीत करेंगे, और बातचीत करके क्या करेंगे, मैटर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज काम कर रही है। तो इसका ये क्या हम सोल्यूशन दे सकते हैं कि भाई इनकी मीटिंग ज्यादा से ज्यादा हो, फ्रीक्वेंट मीटिंग हो, और मीटिंग करके ये लोग डायलॉग से, बातचीत से इस मैटर को सुलझाएं या कोई सॉल्यूशन खोजें। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या कर सकते हैं, ऑल्ट, हाँ, कोस्ट गार्ड, यस, हाँ, वो भी कर सकते हैं कि अपना जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं ना, जो कोस्ट गार्ड वगैरह होते हैं या नेवी वगैरह है, उसकी सिक्योरिटी को थोड़ा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ताकि कम आए जाए लोग, ज्वाइंट पेट्रोल एंड ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस टू और फॉर फिशिंग कम्युनिटीज। मतलब कुछ ऑल्टरनेट, कुछ इसके फिशिंग के अलावा भी कुछ उनके लिए कुछ ऑल्टरनेट अगर मेथड हम कर सकते हैं क्या, क्रिएट। ठीक है, कि वो जो कोई इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, या कुछ कहीं और एग्रीकल्चर फार्म में काम कर सकते हैं, इस तरीके से, या कोई और एमएसएमई बिजनेस उनके लिए स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई एम्प्लॉयमेंट नया बिजनेस चालू करके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो ताकि जो वो फिशिंग कम्युनिटी में जो ज़्यादा जा रहे हैं, वो कहीं दूसरे जगह भी जा सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर काम नहीं मिलता तो एग्रीकल्चर में जाते हैं, तो उसी तरीके से वहां पर लोगों को काम नहीं मिलता तो क्या करते हैं, लोग फिशिंग में जाते हैं। तो अगर वैसे ही अगर उनके लिए ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया जाएगा, तो फिशिंग में कम से कम लोग जाएंगे, मतलब कम लोग जाएंगे थोड़ा सा, तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है इस तरीके से, क्योंकि जब कम लोग जाएंगे तो प्रॉब्लम भी थोड़ा सा कम होगा, राइट। तो ये भी एक है। और दूसरा, अगर इस तरीके से हम, चूंकि दो देशों के बीच का मैटर है, तो हम यूनाइटेड नेशन का भी हेल्प ले सकते हैं। यूएन यूएन क्या करता है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जो है, वो दो देशों के बीच के मैटर को सॉल्व करता है।
तो उसके मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मीटिंग वगैरह, बातचीत वगैरह, या उसका एक्सपर्टीज को हेल्प लेकर हम एक मध्यस्थता कर सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का हेल्प ले सकते हैं टू रिजॉल्व दिस मैटर। एम आई राइट? और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट जो है सरकार ने जो स्टेप लिया है वो है, इसको मैं लिखता हूं, डीप सी फिशिंग मेथड। जैसे बॉटम ट्रॉलिंग मेथड होता है वैसे ही एक डीप सी फिशिंग मेथड होता है। डीप सी फिशिंग मेथड, डीप सी फिशिंग मेथड को प्रमोट करना, इसको प्रमोट करना। अब ये क्या होता है डीप सी फिशिंग मेथड? हाँ, एनी आइडिया? हाँ हाँ, वो तो मान लो कि वो तो पहले भी हम लोग वही काम करते हैं। तो डीप सी फिशिंग मेथड, जैसे बॉटम ट्रॉलिंग मेथड हमने एक डिस्कस किया, जिसमें हमने क्या किया कि वो मछली को जाल डाल के और पूरा बेस से पूरा सब चीज़ को उठा लेते हैं, और वो कहीं भी करते हैं, चाहे बेस पे भी करते हैं, चाहे अंदर भी, हर जगह करते हैं वो लोग वैसे ही। तो डीप सी फिशिंग में क्या होता है कि डीप सी फिशिंग मेथड में वो बॉटम ट्रॉलिंग मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, वो सिप रहेगा, लेकिन उसमें जो वाटर रहेगा, बेसिकली वाटर का जो मिनिमम, ये वहीं पे फिशिंग होगा जहां पर वाटर डेप्थ मिनिमम 30 मीटर्स होना चाहिए। मतलब जो पानी की जो गहराई है वो मिनिमम 30 मीटर की होनी चाहिए, वहीं पर फिशिंग होगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर, जैसे कि मान लो कि ये लैंड बाउंड्री है, ये लैंड बाउंड्री है, और यहां से पानी शुरू हुआ, ठीक है। अब तुरंत यहां पर, और आपको पता है कि जहां पर लैंड बाउंड्री होती है वहां से, जहां से पानी शुरू होता है कोस्ट, तो स्टार्टिंग में तो पानी कम गहरा होता है ना, आप पानी में घुसते हो पहले तो सीधे डूबने लगते हो, धीरे धीरे पानी बढ़ता है, गए हो ना कभी समुद्र वगैरह में, तो पानी धीरे धीरे बढ़ता है। जनरली कहीं कहीं आप डूब भी सकते हो, ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो अब मान लो कि यहाँ पर धीरे धीरे, तो अब अगर यहीं पर अगर ये सारी फिशिंग होगी, तो यहीं पर सारी फिशिंग होगी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पर आप बेस से ही पूरी चीज़ों को उठा लोगे, क्योंकि गहराई कम है, तो गहराई कम है तो आप बेस से ही पूरी चीज़ों को उठा लोगे, तो जो भी मरीन रिसोर्सेस हैं सारे, वो सारे के सारे डिप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अब ज़्यादा गहरे में जाओगे तो आपका जो नेट रहेगा, नेट इतना बड़ा नहीं रहेगा कि आप पूरा उसके बेस में पहुंच जाओगे, क्योंकि गहराई में जाने पर उसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका जो नेट है वो नेट पूरा उसके बेस में नहीं जा पाएगा। नहीं समझ रहे हो? मान लो आपका जो नेट है, तो नेट की जो कैपेसिटी है, जो लेंथ है या जो भी हाइट है, नेट का जो हाइट है वो मान लो कि 20 मीटर है, ठीक है। नेट का भी हाइट होगा ना, वो एक लिमिटेड गहराई तक ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि नेट छोड़ दिया और कहीं तक जा रहा है, वो उसकी भी एक कैपेसिटी होगी। तो अब अगर मान लो कि उसकी जो हाइट है वो 20 मीटर है, और स्टार्टिंग में आपको यहाँ तक मान लो कि 20 मीटर की गहराई है पानी की, तो यहाँ पर अगर नेट डालोगे तो क्या होगा, बेस से पूरा आपका जो रेत होता है, जो नीचे का सी फ्लोर, वहां से पूरा उसके रिसोर्सेज सारे बाहर आ जाएंगे। तो जो अभी हमने बॉटम ट्रॉलिंग मेथड में जो प्रॉब्लम फेस किया वही प्रॉब्लम होगा। तो डीप सी फिशिंग में क्या होगा कि जब आप 30 मीटर, मिनिमम 30 मीटर के अंदर जाओगे, तो आपका तो 20 ही मीटर है, आप जब पानी में डालोगे तो आपका 20 मीटर तक ही अंदर जाएगा, नीचे का 10 मीटर ऊपर रहेगा, जो बेस है उस बेस से 10 मीटर ऊपर आपका जाल रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो नीचे के जो कुछ रिसोर्सेस हैं वो आपके जाल में नहीं आएंगे, तो इससे जो मरीन रिसोर्सेस है वो थोड़ा सा सेफ रहेगा, कंजर्व रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये मेथड को प्रमोट किया जा रहा है कि आप गहराई में जाओ, ये नहीं कि आपको जहां पर नजदीक नजदीक मिल रहा है वहीं पर आप पूरा उसको फिश को कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो इसलिए ये मेथड को प्रमोट किया जा रहा है, गवर्नमेंट जो है डीप सी फिशिंग मेथड को प्रमोट कर रही है, ताकि आप गहराई के अंदर जाकर थोड़ा सा उसको फिशिंग एक्टिविटी करो। समझ में आ रहा है? बॉटम ट्रॉलिंग मेथड को मत यूज करो, ये हम अभी प्रमोट कर रहे हैं। मतलब इसको अभी तक बैन, बॉटम ट्रॉलिंग मेथड को बैन नहीं किया है हम लोग, सिर्फ इसको, इसमें इंसेंटिव जो इसमें जो बोट वगैरह वो लोग लेंगे, इसके लिए अलग से बोट और अलग टाइप की बोट वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो वो बोट वगैरह के लिए सरकार क्या कर रही है, लोन वगैरह भी दे रही है, ठीक है, ताकि आप वो सब बोट को खरीद सको या उसके इक्विपमेंट को खरीद सको।
तो ये हम मेथड भी प्रमोट कर रहे हैं। ये डीप सी फिशिंग मेथड याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। और बॉटम ट्रॉलिंग मेथड को हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। एनी डाउट? तो ये था हमारा मेनली कि प्रॉब्लम समझ गए, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, और क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या हम कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंडिया श्रीलंका फिशरीज डिस्प्यूट। हाँ ऑफ कोर्स ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल कर सकती है। अवेयरनेस तो हर जगह, कोई भी प्रोग्राम आप लगाते हो तो उसमें अवेयरनेस आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि बिना अवेयरनेस को तो कोई प्रोग्राम सक्सेस नहीं होगा। आपको डीप सी फिशिंग मेथड को प्रमोट करना है मान लो, तो अगर मछुआरों को आप जब तक बताओगे नहीं इसके फायदे और बॉटम ट्रॉलिंग मेथड के नुकसान, क्योंकि जो मछुआरे होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे खेती में जो काम करते हैं किसान मजदूर वगैरह, तो पढ़े लिखे तो होते नहीं उतना। तो अब उनको जब तक हम लोग बताएंगे नहीं कि ये फायदे हैं या नुकसान है, जैसे आपको पता होगा कि अभी ठंडी अभी गर्मी खत्म होगा जब, तो जब यहाँ पर ये जो खेतों में क्या होता है कि जो धान वगैरह होता है उसको जला देते हैं, परली वगैरह को जलाते हैं ना, तो जलाते हैं तो इससे दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है। आपने न्यूज़ में सुना होगा ठंडी के टाइम पे काफ़ी पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो अब वो लोग जो जलाते हैं उनको उतना पता नहीं है एनवायरनमेंट वगैरह के बारे में कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। उनको क्या लगता है कि बस हमारा खेत का है, जला दिया, बात खत्म, धुआं है, उड़ जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं फर्क पड़ता है कि इसका इम्पैक्ट पूरे कंट्री में या इवन ग्लोबल लेवल पे भी कैसे पड़ सकता है अगर ये लोग ऐसे ही जलाते रहें तो इसलिए उनको एजुकेट और अवेयर करना जरूरी होता है। तो अवेयरनेस एजुकेशन ये हर स्कीम का एक मतलब बोलते हैं ना एक बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट पार्ट होता है। ठीक है, यस ऑफ कोर्स, ये इसमें रिसर्च एंड एडवांस टेक्नोलॉजी ही आ गया, क्योंकि आप डीप सी फिशिंग मेथड के लिए जो भी इक्विपमेंट वगैरह करोगे, मतलब बोट इक्विपमेंट जो आप बनाओगे, तो ऑफकोर्स रिसर्च वगैरह से ही आएगा। क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे या टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करोगे तो आप नए मेथड्स को इवॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आप वो सब भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। ये मैंने आपको जो बताया कि मेन पॉइंट वो सब क्या है, एक तरह से आपके कॉमन पॉइंट्स हो गए जैसे। ठीक है, आप उसको एक तरह से कहीं भी आप लिख सकते हो, जहां आपको नहीं समझ में आ रहा तो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी या फिर आपका अवेयरनेस वगैरह इस टाइप की कोई भी स्कीम, इवन गवर्नमेंट स्कीम, जैसे गवर्नमेंट का भी एक स्कीम है पीएम मत्स्य संपदा योजना, तो उसको उसके तहत भी आपको फायदा मिलना चाहिए, वो भी आप काम कर सकते हो, उसको भी गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए ताकि मछुआरों को उनसे फायदा हो। तो गवर्नमेंट की और क्या क्या स्कीम्स है, ये सब आप कैसे प्रमोट करोगे ताकि उनको उसके तहत फायदा मिले। गॉट इट? एनी डाउट? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट है आपको? आप यहाँ आ जाओ ना, कोने में एकदम बैठ गए आप। अच्छा, गर्मी हो रहा है? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑनलाइन वाले सब क्लियर? क्वेश्चन एक लिखो, एमसीक्यू ही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बॉटम ट्रॉलिंग मेथड is good for bottom trawling method in fishing, लिख लेना, in fishing is good for marine biodiversity. Deep sea fishing method is not promoted by India.
ठीक। विच ऑफ द above statements is or are incorrect? A, only one. B, only two. C, all of the above. None of the above. ये मरीन बायोडाइवर्सिटी, समुद्री जैव विविधता। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। जैव विविधता, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। बताओ, आंसर बताओ। हाँ, सी। ओके, और कोई डिफरेंट आंसर? एनीवन हैविंग डिफरेंट आंसर? तनु ने सी बताया है, प्रसून ने सी बताया है, मुनीष ने सी बताया है, शिव ने भी सी बताया है। यहाँ पर किसी का डिफरेंट आंसर है तो बता दो। नहीं है, सभी लोग कह रहे हैं सी। लेट्स सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, बॉटम ट्रॉलिंग मेथड इन फिशिंग इज गुड फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के लिए बॉटम ट्रॉलिंग मेथड अच्छा है। क्या है सही? अभी हमने डिस्कस किया कि बॉटम ट्रॉलिंग मेथड से क्या होता है, फिश के साथ साथ जो भी उसके अंडे वगैरह होते हैं वो भी जाल में फंस के आ जाते हैं। तो जब सारे के सारे रिसोर्सेज जाल में फंस के आ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डीप सी फिशिंग मेथड इज नॉट प्रमोटेड बाय इंडिया। मैंने बताया कि बॉटम ट्रॉलिंग मेथड इज हार्मफुल फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, इसीलिए नाउ इन इंडिया डीप सी फिशिंग मेथड इज बीइंग प्रमोटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इनकरेक्ट है। और जब दोनों इनकरेक्ट हो गया तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर, क्या लिखा है मैंने, इनकरेक्ट। ये ध्यान रखना, यहां पर करेक्ट और इनकरेक्ट दो वर्ड आता है जनरली। तो इनकरेक्ट हो गया तो दोनों ही इनकरेक्ट है। दिस वन इज आंसर। ठीक है, कोई डाउट? आप लोग फर्स्ट लेक्चर आप लोगों का, सबका आप लोग का, चलो कोई बात। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी से रिलेटेड एक और स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अभी जस्ट मेंशन भी किया था, पीएम मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कीम का नाम है, पता है ना। गवर्नमेंट स्कीम चालू करते रहती है टाइम टू टाइम। स्कीम क्यों चालू किया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट योजना क्यों लाई जाती है? कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो पीएम मत्स्य संपदा योजना, इससे आप नाम से ही आप देख सकते हो कि ये कुछ मछलियों से, फिशिंग से कुछ रिलेटेड है ना। गवर्नमेंट स्कीम्स आपके एग्जाम में जनरली आते रहते हैं। आप लोग देखोगे तो प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। तो इसलिए आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, उसके बेसिक फीचर्स क्या है,